यूजीसी रेगुलेशन की बहस विवाद के बीच अब पता नहीं क्यों मंडल आयोग और जाति जनगणना, इन दो चीजों पर बात करना जरूरी हो गया है, खासकर जाति जनगणना पर। क्योंकि जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो इस तरह के तमाम विवादों का असली इलाज है। चाहे यूजीसी रेगुलेशन बना करके पूरे देश में एक क्योस का माहौल बना दिया जाए और इस बात पर बहस को उलझा दिया जाए कि किसका जातिगत उत्पीड़न हुआ, कौन शामिल हुआ, कौन किसके खिलाफ है, इस तरह की धारणाओं में टीवी चैनल बहस करके आपको कहीं और लेके चले जाएंगे और तर्क में आंकड़े शामिल ही नहीं होंगे। जबकि अगर आंकड़े आ जाते तो यह बात साफ हो जाती कि देश भर के विश्वविद्यालयों में एक्चुअल स्थिति क्या है, वास्तविक स्थितियां अगर पता चल जाएं तो भेदभाव के आधार के आंकड़ों से उनकी तुलना करके नीति बनाना आसान हो जाता है। लेकिन जब सरकारों की मंशा ही आपको समता देने की न हो, न्याय देने की न हो, तो ऐसे ही गजट नोटिफिकेशन बनाए जाते हैं जिसको देखने से आपको लगेगा कि यह तो हमारे कल्याण के लिए क्रांतिकारी काम है, लेकिन इसके भीतर इतना झोल कर दिया जाएगा कि पहली हियरिंग में रद्द हो जाएगा और समाज में आपको तनाव करने के लिए कि इसको लागू कर दो, अच्छे से कर दो, और फिर आंकड़ों के खेल में आप उलझ कर रह जाएंगे। मैं जाति जनगणना वाली किताब पर इसलिए भी आपका फोकस बार बार चाहता हूं कि इसी सरकार ने आतंकी हमला झेल रहे देश को 8वें दिन यह कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे। मैं आपको एक होमवर्क देके जा रहा हूं कि एक सवाल इस देश की सरकार ने लिखित तौर पर कहीं इसका जवाब दिया हो कि वो जाति जनगणना कराएंगे, मुझे भेजिएगा। मैं खोज रहा हूं, मुझे मिला नहीं। कैबिनेट मंत्री ने बोल दिया, जबानी बोल दिया गया, और जब जाति जनगणना के पहले चरण के 33 सवाल आ रहे हैं तो पॉइंट नंबर 12 में देखिए केवल एससी और एसटी लिखा है, ओबीसी और जनरल क्यों नहीं लिखा है, सामान्य वर्ग क्यों नहीं लिखा है। और अगर इस पहले चरण का कोई मतलब नहीं है जातियों से तो फिर एससी एसटी भी क्यों लिखा है। जब आप कह रहे हैं कि सेकेंड फेज में होगा सब कुछ, तो पहले चरण में इसको हटा देते, और अगर है तो सारी जातियों को लिखते। इतने बड़े साजिश के ऊपर कोई चर्चा ना हो, इसलिए कोई नई साजिश का खेल ले आओ और सवर्णों को यह कहो कि तुम्हारे खिलाफ है, बहुजनों को इसमें न्याय मिलता दिखे ना, समता के विरोध में सड़क पर आंदोलन हो जाए। फिर जब आंदोलनों तक आप जाएंगे तो फिर मंडल तक जाना पड़ेगा। असल में जाति जनगणना इस तरह के हर एक किसी भी नीति बनाने, किसी भी नियम बनाने और किसी भी क्रांतिकारी बदलाव के आगाज की बुनियादी जरूरत है। मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में बहुत विस्तार से इन बातों को समझाया है। अगर इस देश में जाति जनगणना हुई होती तो इतना केओस तो मनता ही नहीं। एक तबका आकर यह नहीं कहता कि मेरे खिलाफ ये आ गया और 10 दिन सड़क पर उतरकर और 11वें दिन वो कोर्ट से उस पर रोक भी लगवा ले। फिर बहस इस बात पर जाती कि टेलीविजन चैनलों ने बैठ करके इस दस्तावेज को पढ़े बिना इस दस्तावेज के ऊपर वे सारे आरोप लगा दिए कि सवर्ण विरोधी है, जो दरअसल इसमें नहीं था, क्योंकि उस मीडिया का जाति जनगणना नहीं हुई थी। 99% डिबेट एक ही तबके के लोग कर रहे थे, वही पैनलिस्ट, वही जो है एंकर, वही जो है उसके प्रोड्यूसर, 90 से 99%। हालांकि कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज और आंदोलन का दबाव है कि कुछ कुछ लोगों को पैनल में बाहर से भी बुला रहे हैं, एसटी ओबीसी को भी बुला रहे हैं, लेकिन आंकड़ों के बिना अगर बात होगी तो ऐसे ही डिरेल हो जाएगी जैसे मीडिया ने पूरे मुद्दे को डिरेल कर दिया, उकसाया मीडिया ने कि सवर्ण विरोधी है। अब अगर पिछड़ा सड़क पर उतर जाए और कह दे कि पिछड़ा को न्याय नहीं मिला और हमारा हक छीन लिया गया तो क्या होगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय का यह दृश्य देखिए। अब मैं आपको एक बात पूछना चाह रहा हूं, फिर मैं मंडल आंदोलन पर आऊंगा, जो मेरी किताब के 3 चैप्टर है। मेरी यह किताब जाति जनगणना, क्योंकि हमारी पीढ़ी के लोगों ने वो लड़ाइयां नहीं देखी कि कैसे संसद से लेकर सड़क तक न्याय और समता के लिए इस देश में लड़ाई लड़ी गई थी, और कैसे मंडल की लड़ाई के खिलाफ कमंडल लाने वाले लोग आज ओबीसी हितैषी बनने के लिए बिल ले आ रहे हैं और इसी में इतनी साजिश कर रहे हैं कि पूरा बिल कोर्ट रोक दे रहा है। खड़े होकर के उसको रोक भी नहीं रहे, कोर्ट को कह भी नहीं रहे कि हमारी सरकार ने बनाया है, रोको मत, एबेंस में मत डालो, हम इसका बचाव करेंगे।
सरकार ने बचाव ही नहीं किया। भाई सरकार का गजट नोटिफिकेशन है और आपके सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल वहां क्यों खड़े नहीं हुए कि आप भारत सरकार के इस दस्तावेज को रोकिए मत, अगर कोई कमी है तो बताइए, हम उसको तुरंत ठीक कर रहे हैं। क्यों? आपकी मंशा ही नहीं थी एससी एसटी ओबीसी को न्याय दिलाने की, इसलिए आपने पहले वेग टाइप के सारे क्लॉज बनाए, कंफ्यूजन क्रिएट किया। ओबीसी एससी एसटी को प्रथम दृष्टया लगे कि मेरे लिए क्रांतिकारी काम हो गया, लेकिन आपने तो उसके जड़ें ऐसी खोद दी कि आगे पता नहीं क्या होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई है कि टेलीविजन मीडिया ने और जुडिशरी के टिप्पणी ने पूरी बहस को वहां खड़ा कर दिया कि अगर यह गजट नोटिफिकेशन इस तर्क पर रोक दिया जाए कि इसमें जातिगत भेदभाव को एससी एसटी ओबीसी के नाम पर केवल रखना आर्टिकल 14 का वायलेशन है, संविधान विरोधी है, तो अगला नंबर कोई रिट पिटीशन दायर करेगा कि एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण भी भेदभावकारी है, संविधान विरोधी है, क्योंकि जातिगत उत्पीड़न तो सवर्णों का भी होता है। बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, समझिएगा गौर से। टेलीविजन की डिबेट देखिए, कोर्ट की टिप्पणी देखिए, और उसके बाद अपने आसपास इस पर चर्चा, आंदोलन और लोग सड़क पर जो विरोध कर रहे थे वो भी देखिए, और इस पर पूछिए कि अगर आपने इस आधार पर इस क्लॉज का विरोध कर दिया कि भेदभावकारी है वो 31C, तो उसके बाद तो भेदभावकारी तो आरक्षण की नीति भी चल रही है। एससी एसटी ओबीसी को जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, एससी एसटी एक्ट बना है जाति के आधार पर, तमाम ऐसे प्रावधान है जो जाति के आधार पर वंचितों शोषितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करके, लड़ के, आंदोलन करके बनवाए गए। कोई भी आकर उसी कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही, अब तो अंतरजातीय विवाह होता है, कोई जाति व्यवस्था बची नहीं, हम 75 साल बाद क्या पीछे जा रहे हैं, अब कोई जाति की बात कर रहा है। इन्हीं के महोदय के यहां अगर जज साहब के यहां वो रिट पिटीशन कोई कर दे कि एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाला जाति के आधार पर आरक्षण भेदभावकारी है, ये साहब उसको भी रोक सकते हैं। अब थोड़ा सोचिएगा एक बार कि क्या इस देश में अब इस दिशा में बहस जारी, और असली सवाल जो जाति जनगणना का था उस पर बात ही नहीं होगी। हम भी तो जानना चाहते हैं कि देश की जुडिशरी में 100 जज अगर हैं तो 90 एक ही तबके के क्यों हैं, और 90% एससी एसटी ओबीसी के 10% भी जज क्यों नहीं है, 20% भी जज क्यों नहीं है। इसलिए जाति जनगणना के मुद्दे को खत्म करने के लिए साजिशन इस तरह का खेल भाजपा सरकार कर रही है, ये मेरा आरोप है। और इस आरोप में आपको इतना उलझाएगी कि अब आप इसको बचाने के लड़ेंगे, मजबूरी है, लड़ेंगे नहीं तो अगला नंबर आरक्षण का आ जाएगा। अगर इस गजट नोटिफिकेशन के पूरे डिबेट में एससी एसटी ओबीसी नहीं बोले तो फिर अगला नंबर तो आरक्षण खत्म, फिर संविधान भी बदलेगा, क्योंकि संविधान भी तो भेदभावकारी है। आप सोचिए कि टीवी डिबेट ने आपके जहन में क्या क्या लॉजिक दिया। गोरखपुर विश्वविद्यालय ले चलता हूं और इस लॉजिक को यहां से समझिएगा कि जब ओबीसी एससी एसटी सड़क पर उतरे तो देखिए गोरखपुर विश्वविद्यालय का निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष अमन यादव, पुलिस का व्यवहार देखिए। तो वरिष्ठ छात्र नेता को किस तरह से ये लोग बोल रहे हैं, ये देखिए किस प्रकार से ये देखिए ये हमारे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष, हमारे विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। उसके बाद कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। आज ओबीसी महासभा भी प्रदेश में, देश भर में प्रदर्शन कर रही है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, दिल्ली में प्रदर्शन हुए। बीएचयू के एक प्रदर्शन में से ब्राह्मणवाद की छाती पर और कैसे कैसे जो नारे लगते हैं, अब इसको भी खारिज कर देंगे। वो कहेंगे कि ये ब्राह्मणवाद शब्द प्रयोग करोगे तो असंसदीय है, तुम्हारे पर मुकदमा कर देंगे। अगला नंबर आएगा कि मनुवाद नहीं बोल सकते। हालांकि इस देश में ब्राह्मणवाद से बेहतर शब्द मनुवाद है। मैं भी कहता हूं कि ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है, छोड़ देते हैं। लेकिन ये अगली बार कह देंगे कि मनु तो हमारे लिए पूजनीय है, मनुवाद भी नहीं बोल सकते, फिर क्या करेंगे? मनुस्मृति पूजनीय है ही। उनके कथावाचक, उनके धर्म गुरु सब कहते हैं कि संविधान कमजोर है, मनुस्मृति को लागू करना है। टीवी डिबेट देखिए, आप गौर से इन डिबेट्स का एक एक पॉइंट देख लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये नारे कैसे सवर्ण विरोधी हैं। वही लोग ये भी कहते हैं कि यूजीसी के नियम सही हैं, सामान्य वर्ग के साथ गलत ही नहीं होता। तो तुम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद काहे लिख रहे हो? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये लोग तो कह रहे थे कि कहां कुछ होता ही नहीं है, जनरल कास्ट के खिलाफ कहां कुछ होता है, ऐसा भेदभाव वगैरह कहां। ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगाए, ब्राह्मणवाद का पुतला जलाया। मैंने कल भी जेएनयू में भाषण दिया और उसमें भी एक सवाल पूछा था
कि सवर्ण समुदाय का जाति के आधार पर शोषण कैसे हो सकता है? सारे लोगों का यह तर्क है, तिरक तराजू और तलवार वाला नारा बोलते हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो। इसमें किसी व्यक्ति का कैसे वो जाकर कहेगा कि यह नारा मेरे खिलाफ है, समुदाय के खिलाफ है? प्रतिक्रियावादी नारा है, इस नारे से हम सहमत भी नहीं होते। कोई जूते मारने की किसी को जरूरत नहीं, हम तो संविधान मानने वाले लोग हैं। हम समता की बात करते हैं। और इसके बाद सोचिएगा कि ये जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के साथ पुलिस ने किया, 10 दिन इस देश की सड़कों पर आंदोलन हुए। मैं एक गंभीर सवाल कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जाति के नाम पर गाली दी गई। देखिए अपनी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चप्पल मारा, जूता मारा और कब्र खोदने का नारा लगाया। सुनिए। कोई कार्रवाई या पुलिस कहीं दिख रही है आपको? अब तीसरा उदाहरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारा लगाते लगाते यह व्यक्ति बोल रहा है कि गधों को घोड़ा बनाओगे। कब तक काले कानून का कोड़ा सवर्णों पर चलाओगे? यूजीसी लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे? पूरे एससी एसटी ओबीसी समुदाय को गाली। कौन गधा है? एक भी जगह कहीं पुलिस दिखी हो, एक के ऊपर कोई कार्रवाई हो, एक के ऊपर भी कोई मुकदमा हो। लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर एससी एसटी ओबीसी सड़क पर उतरकर थोड़ी भी चूक किए और ना भी करें, बेचारे सड़क पर उतर भी जाएं इसे बचाने के लिए, क्या आज ये छीनो, कल को कुछ और छीनोगे, परसों कुछ और, फिर देखिएगा पुलिस का रवैया। गोरखपुर से आपको एक एग्जाम्पल मिल गया। फिर मुकदमे झूठे, फिर उसके बाद आपको आरोप लगाना, जेल में डाल देना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो आंदोलन कर रहे हैं, मेरी सलाह उनको है कि एक भी जगह गलती मत करिएगा। आपके पास ये छूट नहीं है कि आप कब्र खुदेगी का नारा लगा दीजिए, नरेंद्र मोदी की जाति को गाली दीजिए। आप किसी की भी जाति के खिलाफ एक शब्द मत बोलिएगा। और एक जगह भी आप चूक किए तो फिर पूरा आंदोलन भी खत्म, मुश्किल हो जाएगी और फिर आपको जेल में डाला जा सकता है बड़े आराम से। ये इस देश में समता है। न्यायालय में समता आपने देख ली, मीडिया में समता देख ली, विश्वविद्यालय में समता देख ही रहे हैं, और आप पुलिस की समता देखिए, देश की समता देखिए। फिर मुझे याद आ रहे हैं, अपनी किताब पर मैं जब काम कर रहा था तो मैं देख रहा था कि मंडल के दौर में किस तरह से पुराने नेता क्या क्या बोलते थे, किस तरह से लड़ते थे, और लड़ते थे वो। सुनिए कि कैसे संसद में खड़े होकर शरद यादव ने, मरहूम शरद यादव ने क्या बोला था, और उनका साथ देते हुए मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव ने क्या बोला था। इसे भी सुनिएगा। इस सदन में आपको पता चल जाए कि आप कितने हैं, हम लोग कितने हैं, हम कितने हैं, ये पता चल जाए आपको। लेकिन ये दर्द और तकलीफ में भरे हुए, इनके पास जबान नहीं है, ये बोल नहीं पाते हैं। आप जो है वो रोज इनके खिलाफ, रोज आपकी सरकार, रोज आपका व्यवस्था इनसे षड्यंत्र करती है। लेकिन अब ये मत समझना, ये गरीब हैं, चाहे पिछड़े हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे दलित हों, इनको अब बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता है। अब उनमें जागृति आ गई है, और जागृति ऐसी आ जाएगी, संसदीय कार्य मंत्री जी, आपको मुश्किल हो जाएगा जीतने के लिए। ये हम जीतेंगे, एक बार नहीं जीते, जाने कितने बार जीते, 11 बार विधायक जीते और 5 बार पार्लियामेंट भी जीते। इसे आप फिर आएंगे जीत के। फिर मंडल के एक सिफारिश को लागू करने वाले एक सवर्ण प्रधानमंत्री को सुनिए, जब वो मंडल के आंदोलनों और उस दौर को याद कर रहे हैं। और मेरी किताब में 3 चैप्टर मैंने इस पर लिखा है, इन चैप्टरों को गौर से देखिए। 3 चैप्टर मैंने लिखा है। मंडल के दौर को जो युवा नहीं जानते, उनको पता ही नहीं चलेगा कि इससे बुरे वक्त में, इससे मुश्किल वक्त में भी मंडल की लड़ाई लड़ी गई और जीती गई। इस लड़ाई को आप इतना हल्के में ले रहे हैं। हालांकि भाजपा ने साजिश के तहत इस चीज में उलझाया ताकि जाति जनगणना वाला सवाल डिरेल हो जाए, लेकिन न्याय तो यह कहता है कि अगर कैंपस के भीतर जातिगत उत्पीड़न के लिए समता समिति भी नहीं लागू हो पाएगी तो फिर जाति जनगणना के लिए आंदोलन कैसे होगा? बीजेपी फिर साजिश करके उसको भी खत्म कर देगी और जाति जनगणना के लिए आंदोलन खड़ा कैसे हो पाएगा? एक और चीज सोच लीजिएगा कि मीडिया में, न्यायपालिका में और पुलिस की समता आपको दिखा दी मैंने। अब जरा ये देखिए कि एक व्यक्ति ने आरोप लगाया गलत, कि झूठ बोला। सुनिएगा, इसकी वीडियो सुनिएगा और उसके बाद देखिएगा कि खुद दिल्ली विश्वविद्यालय के इस कॉलेज ने इसे फेक न्यूज करार दिया। राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट
और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है, उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। बिल्कुल। अब इसके बाद सोचिएगा कि समता की मांग किसके लिए जरूरी है। इन तमाम बातों का कहने का मकसद केवल यह है कि वैचारिक लड़ाई बड़ी ईमानदारी, बड़े धैर्य और बड़ी कड़ी प्रतिबद्धता की मांग करती है। SC ST OBC को लड़ाने वाली ताकतें हिंदू बना करके तो एक करेंगी, लेकिन बाकी जातियों को एक नहीं होने देंगी, क्योंकि फिर वो मंडल आंदोलन का दौर नहीं देखना चाहते। लेकिन इतिहास इम्तिहान ले रहा है कि मंडल जीतेगा या कमंडल। एक मौका मिला है संविधान को हाथ में लेकर। एक भी व्यक्ति हिंसा करे तो वो आपके आंदोलन का दुश्मन है, याद रखिएगा। संविधान को हाथ में लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपने संख्या बल पर अपनी आवाज तो उठाइए। नेता क्यों आवाज उठाएगा? क्योंकि यही बीजेपी कल इन्हीं विपक्षी दल के नेताओं को कह देगी अगर कहीं कुछ भी हो जाए तो यही राहुल गांधी, यही अखिलेश यादव, यही तेजस्वी करवा रहे हैं। नेता चुप हैं, और जो कि होना भी चाहिए। समाज क्यों चुप है? समाज तो बोले। समझदार को इशारा काफी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो ताकत और हिम्मत मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।